आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, हित प्रियम भारत भारतम, हितप्रियं भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम। शुभ स्वागतम। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अलग अलग क्षेत्रों की कुछ हस्तियों से। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं गायिका आश्रिया और संगीतकार हनीफ शेख। इनसे ममता सिंह बातचीत कर रही हैं, तो सुनते हैं ये बातचीत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में दो बेहद खास मेहमान आए हैं, तो हम इनका स्वागत कर रहे हैं। एक है सिंगर, राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर जिनका नाम है हनीफ शेख, और एक है बड़ी छोटी सी बच्ची जैसी हैं जिनका नाम है आश्रिया। ये 11वीं की छात्रा हैं और गाती भी हैं और बड़ी मीठी आवाज में बहुत सॉफ्ट बोलती हैं। तो हम दोनों का स्वागत करें। हनीफ जी आपका स्वागत है, आश्रिया आपका बहुत बहुत स्वागत। यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया। नमस्कार। तो हमें लगता है कि शुरुआत बच्चों से होनी चाहिए। आश्रिया बताओ, तुमने ये जो गायन का सफर है कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया, कहाँ से इंस्पायर हुई? तो मैं जब भी छोटी थी मैं तब से बहुत सारे फिल्म्स देखते आ रही हूँ, तो जो गाने उसमें बजते थे मैं उनके साथ गाती थी, और मैं यूट्यूब पे या स्पॉटिफाई पे जो गाने बजते थे मैं उनके साथ गाती थी। और स्कूल में भी मेरे शिक्षक थे श्रीवास्तव सर, उन्होंने मुझे गाना सिखाया है। और फिर उसके बाद बाकायदा गाने लगी, मतलब अभी नॉन फिल्म एल्बम के लिए गाती हो और फिल्मों में भी गाने लगी। तो आपसे हम कुछ और बातें अभी करेंगे। हम हनीफ भाई से कुछ जानना चाहते हैं। हनीफ जी बताइए, आपके गायन की शुरुआत, आपके संगीत की शुरुआत कहाँ से हुई? आपने बहुत सारे ऐसे संगीत दिए हैं जो बहुत ही पॉपुलर हुए हैं, जिन्हें बड़े ही नामचीन कलाकारों ने गाया है। तो बताइए शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो मुझे लगता है कि दो तरह के आर्टिस्ट होते हैं, एक तो जो सीखते हैं और एक है जिन पर आमद होती है। तो मैं तो बहुत भागता रहा, क्यों ना, हमें पता ही नहीं चलता कि क्या करना है, तो भागता रहा। गाता तो हमेशा ही था, तो मेरे को लगता है वही मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट था। फिर 7वीं में मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, क्योंकि उसके बाद मैंने सोचा अब क्या ही पढ़ो बहुत हो गया। अच्छा। तो उसके बाद फिर बहुत सारे जॉब्स किए, पर वो सिंगिंग छोड़ता नहीं था, पता नहीं, वो हमेशा एक जिद्दोजहद बोलो या एक अजीब सी जंग थी जो चलती रहती थी, म्यूजिक करूँ या ये करूँ। तो वो कहते हैं ना, दो चीजों में से एक ही आपको मिलती है। तो हमेशा एक तरफ घर था फिर एक जगह हुए, तो बहुत टफ है वो। तो खैर बहुत सारी नौकरियां वो करने के बाद में एक दिन सोचा कि अभी कर ही लेते ये। तो जब लास्ट जॉब मैंने छोड़ी तो उसके काफ़ी साल बाद तो बस लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना, लोगों के दरबारों का हिस्सा बनना, वो सभी चलता रहा। और रोज आकर घर पर अपने आप को कोसना कि क्या कर रहा हूँ, कहाँ लेके जा रहा हूँ। तो फिर एक दिन आई थिंक कुछ 7-8 सालों के बाद एक अच्छा गाना गाने को मिला मुझे। अहमद भाई वो फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे फुल एंड फाइनल, जिसमें शाहिद कपूर थे और आयशा ताके थी। तो वो गाना बहुत बड़ा हिट था, हिमेश रेशमिया का म्यूजिक था उसमें और समीर जी ने लिखा था। तो मुझे आज भी याद है कि वो पूरी रात मैंने रिकॉर्ड किया था गाना, और तो हिट होने के बाद मेरे को लगा कि अभी यार लाइफ तो सॉर्ट हो गई है, क्योंकि कंट्री में सिंगर और एक्टर बनना बहुत कमाल है, सबसे ज़्यादा इज्जत आपको उसी में मिलती है, और पैसे रादर। फिर उसके बाद कुछ ही महीनों में अहमद भाई ने फिर से बोला कि एक फिल्म लिखते हैं, लिखना चालू की। तो वो फिल्म के डायलॉग्स मैंने लिखे थे, फिल्म थी पाठशाला जी। उस फिल्म का म्यूजिक, लिरिक्स, बैकग्राउंड स्कोर सारा मैंने ही किया था, और वो काफ़ी हिट गाने थे वो जो 2010 में रिलीज हुई थी। फिर उसके बाद मुझे लगा कि कुछ और करता हूँ, तो 2 साल कुछ नहीं किया।
फिर एक दोस्त थे, वो आए सौरभ वर्मा नाम के, जिन्होंने मिकी वायरस फिल्म बनाई जिसमें मनीष पॉल डेब्यू कर रहे थे। तो उस फिल्म का भी गाना हिट हो गया था, तो से नैना एक गाना था जो अरिजीत सिंह ने गाया था। तो वो उसके बाद फिर मैं यहाँ वहाँ जॉब ढूंढ रहा था कि चलो कोई जॉब करते स्टेबिलिटी वाला। तो मुझे गैरी ग्रेवाल करके एक शख्स है जो एडवर्टाइजिंग में बहुत बड़ा नाम है, एज इन 30 सालों से वो कर रहे, जिनकी प्रोडक्शन हाउस है रेड आइस जी। उनसे मिलने गया नौकरी के सिलसिले में, पर उन्होंने पूछा तो एक ऐड है, करोगे क्या जी? तो मैंने वो ऐड की। लकीली फर्स्ट ऐड को ही मेरे कांस ब्रॉन्ज मिला। और ऐसी चीजें होती है, अगर आपको पहला बॉल पे ही जब आप 6 मारते हो, पहली मैच में सेंचुरी मारते हो, तो आपकी थोड़ा तो ये वराइट वाला फील आ जाता है। तो उसके बाद अभी 12 साल हो गए, मैंने कुछ 4000 के ऊपर एड्स किए, बहुत सारे अवार्ड्स है, दादा साहेब फाल्के है, नेशनल है, 900,000 अवार्ड्स कुछ है जी। एड्स का एक एडवांटेज ये भी था कि मुझे हर एक डायरेक्टर के साथ काम करने मिला। लाइक आप जो नाम बोल सकते हो इंडिया में वो, लाइक अभी हाल ही में लास्ट 2 मंथ से नीतीश तिवारी सर के साथ ही काम कर रहा हूँ, जो अभी रामायण डायरेक्ट कर रहे जी, जिन्होंने दंगल बनाई थी। तो वो ही चालू है अभी जी। और वो अभी वापस से कुछ 2 महीने हो गए फिल्मों में एंट्री की है। अहमद भाई की ही एक बाप नाम की फिल्म है जिसका मैं बैकग्राउंड स्कोर कर रहा हूँ जी। हाँ, बाप में है संजय दत्त, सनी देओल, मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, तो सारे 90s के दिग्गज कलाकारों का मिश्रण है और बहुत ही अच्छी एक एक्शन इमोशनल फिल्म है। बस यही है अभी, और आज ये आया हूँ। मतलब इससे बड़ी जगह मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं भी जा सकूंगा फ्यूचर में भी, क्योंकि मुझे लगता है ये जो जगह जहाँ मैं आज बैठा हूँ ये धरोहर है म्यूजिक की। लाइक मैं अभी जो लाइब्रेरी देख के आया, मैं तो सोचता हूँ वहीं बैठा रहूँ पूरा दिन जी जी। मतलब वो बातें जो सिर्फ आप ख्वाब में सोच सकते हो ना, वो मुझे लगा वहाँ पे जी। तो बहुत ही खुशी हुई यहाँ के, बहुत ही। एक बहुत ही विराट संग्रहालय है यहाँ पर विविध भारती का, और जो आपने देखा वो रिकॉर्ड की लाइब्रेरी है, वहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं, एलपी और 78 के रिकॉर्ड्स। उसके अलावा कुछ जो मेल्ट्रॉन मशीन होती थी उस पर टेप अपलोड किए जाते थे जो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होकर, तो उसकी लाइब्रेरी अलग है। तो हमें जानकर अच्छा लग रहा है कि रेडियो से आप इतने इंस्पायर हो रहे हैं, खुशी हो रही। यहाँ पर एक गाना सुनना जरूरी है। आपने जिक्र किया फुल एंड फाइनल और पाठशाला फिल्म का, तो बताइए कौन सा वाला गाना पहले सुनवाएं? पाठशाला फिल्म का तो बहुत ही अच्छा गाना था जो सलीम मर्चेंट ने गाया था, जिसको मैंने लिखा और कंपोज किया था, ए खुदा मुझको बता। और चूंकि आप सिंगर भी हैं तो गा के सुनाएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके। ए खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता, हम तो यहाँ पे मुसाफिर है, जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता। ऐ खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता, हम तो यहाँ पे मुसाफिर है, जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता। हाँ 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 हाँ। ऐ खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता, हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता। ऐ खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता, हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता। यादा तेरी यादा आती है, जहाँ मेरी जान जाती है, तन्हाइयों में रहता हूँ, खुद से ही अक्सर ये कहता हूँ, क्यों तूने दिल तोड़ा, क्यों तूने यूं छोड़ा, क्यों तेरा अब भी रहे दिल को इंतजार, क्यों चली आती है, क्यों तड़पाती है, क्यों हूँ अब भी मैं यूं बेकरार। खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता, हम तो यहाँ पे मुसाफिर
जी, आप अभी रिकॉर्डिंग से पहले जिक्र कर रहे थे कि बहुत सारे कलाकार आपके आइकन रहे हैं, जिनमें रफी साहब को आप गाते रहे। तो बताइए, बचपन में गाने की शुरुआत कैसे हुई? किन कलाकारों को सुनकर आपने गाने की शुरुआत की? जैसे मुझे बहुत स्ट्रांगली फील होता है कि हमारी कंट्री में इतना म्यूजिक है कि जब कोई मुझे पूछता है कि मैं कहाँ सीखूं, मैं बोलता हूँ यार हर आदमी के घर में इतने सारे टीचर हैं जी। लता जी हो गए, किशोर जी हो गए, फिर रफ़ी साहब है, मन्ना डे सर है, मुकेश जी है। तो मुझे लगता है कि हमारे घर में ही इतने टीचर्स है। पाठशाला। तो हाँ, जैसे मैं एक फिल्म लिख रहा था तो उसमें मेरे को बहुत डेस्परेटली लता जी का कुछ तो डालना था उनकी डेथ के बाद। कौन सी फिल्म थी? मैं अभी लिख रहा हूँ अभी भी, कलर जेरोक्स नाम की एक फिल्म है। तो मैं डेस्परेटली कुछ तो डालना चाहता था जी, क्योंकि मेरे को नहीं लगता इस जमाने में जब तक ये धरती रहेगी उन जैसा आर्टिस्ट आने वाला है। मतलब मेरी तो औकात भी नहीं कि मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि क्या थी वो, पर उनकी एक बात बहुत खास बात थी जो मैं फिल्म में डालना चाहता हूँ कि उनको मेरी माँ की माँ ने तक सुना है। बिल्कुल। तो आप समझते हो कि लता जी हर एक की लाइफ का बैकग्राउंड स्कोर रह चुकी है। जी जी जी। लता जी, किशोर, मोहम्मद रफ़ी साहब। तो बोलने की बात वही है कि ये लोग हमारे घर में थे, मतलब उनसे ज्यादा हम कभी किसी को सुनते ही नहीं थे जी। आप जहां चल रहे हो वहां गाने बज रहे हैं, तो आप कैसे छूट पाओगे ना। वो जैसे मैंने आपको कहा ना, या तो आप ब्लेस्ड हो या तो आपको सीखना है। मुझे लगता है थोड़ा सा ब्लेस्ड हूँ, तो उस चक्कर में एक वो कहते हैं ना कि 100 मीटर रेस पे मैं कहीं तो 80 मीटर पे या 60 मीटर पे खड़ा हूँ, तो मेरे लिए वो एक एडवांटेज भी था। पर उनको सुनना और उनके गाने गाना, तो अभी वापस से फिल्म म्यूजिक बना रहा हूँ, मुझे लगता है उनको जो गा के मुझे खुशी मिलती है वो मुझे और किसी चीज में नहीं मिलती। जी, इबादत जैसा है। जैसे मैं आज कंपोज भी करूँ वो कभी खुशी नहीं मिलेगी जो मैं अगर रफ़ी साहब का गाना गाऊं तो मिलेगी। वो है जिस्म और रूह वाली बात है। जी जी जी, बिल्कुल रूह तक पहुंचती है उनकी आवाजें हम तक। सोचो ना, अभी आपको एक सरप्राइजिंग बात बताता हूँ। सैयारा नाम की अभी एक फिल्म आई, देखी? हाँ जी। जो ब्लॉकबस्टर है जी, और वो आपने कितना ध्यान दिया होगा कि वो सिर्फ एक गाने पे पूरी फिल्म है जी। एक ही गाना जो एक फ़हीम अब्दुल्ला कश्मीरी सिंगर है उन्होंने गाया, पूरा दारोमदार वो एक गाने पर है। तो वो एक गाने पर पूरी फिल्म है। किसी ने कुछ हफ्ते पहले उनका एक किशोर वर्जन बना, वो ज्यादा हिट है। जी जी। किसी से भी पूछिए आप, देखो उनको वो ज्यादा पसंद है। तो ये मैजिक है और ये वो लोग थे। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक गाना होना चाहिए जिनको आपने सबसे ज्यादा गाया, रफ़ी साहब का या किशोर कुमार का, आपको जो पसंद हो वो सुनाइए। अच्छा, ये गाने की एक स्टोरी भी थी, अब पता नहीं अब कितनी सच थी कि ये गाने की शूट के पहले शम्मी साहब की वाइफ की डेथ हो गई थी जी, और उन्होंने छोड़ दिया था कि मुझे नहीं करना है कुछ। तो बाद में कैसे दिलीप साहब, राज कपूर साहब ने बोला कि एटलीस्ट तुम जाओ शूट पे, भले कुछ करो ना, कि ऐसा छोड़ने से नहीं होगा। उन्होंने गाया और यही गाना उन्होंने पहला शूट किया उनकी डेथ के बाद। मुझे सीरियसली नहीं पता, मैंने तो बातें सुनी, पर जी, जो ये बात मशहूर है। हाँ, तो ये बात थी और ये फिल्म थी तीसरी मंजिल, और गाना गा के ही सुनाता हूँ जी। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने चाह, तुमने मुझे देखा, तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा। तो अब ये तीसरी मंजिल फिल्म का ये गाना था, हमारे श्रोता सुन रहे थे। अब हम आश्रिया से जानना चाहते हैं। आश्रिया, बताओ आप कि किन कलाकारों को आपने सुना? जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बताया था, सुन सुन के हमने सीखा, तो कौन से वो आर्टिस्ट हैं जिन्हें आप सुनती थी और गाने का बीज आपके अंदर पैदा हुआ? मैं वेस्टर्न आर्टिस्ट के गाने ज्यादा सुनती थी। तो मैंने माइली साइरस के गाने
सुन सुन के गाना सीखा है। जैसे उसका एक गाना था बटरफ्लाई फ्लाई अवे, वो पहला गाना था जो मैंने सीखा था और मैंने उसको 100 बार सुना ही होगा। अच्छा। तो मैंने गा गा के पूरा गाना सीखा और फिर माइली साइरस के जो दूसरे गाने थे वो भी बहुत सुने हैं। जी, तो आपका ड्रीम क्या है? आप पढ़ाई कर रही हैं, 11th में हैं और गाने से भी इतना प्यार है आपको और गाती भी बहुत सुरीला है, तो बनना क्या चाहती हैं आप आगे चल के? मुझे गाना गाना है आगे जाके। मुझे म्यूजिक से बहुत प्यार है और मेरी 12वीं की पढ़ाई खत्म करके मुझे लॉयर भी बनना है। तो क्या बात है। लॉ और गाना मुझे दोनों साथ में करना है। जी, तो कुछ एल्बम्स गाए हैं आपने? कोई गाना सुनाएंगे हमारे श्रोताओं को कुछ गाकर, हिंदी में अगर आपको याद है? हिंदी में मैं लग जा गले गा सकती हूँ। गाओ, बिल्कुल। ये तो बहुत ही बेहतरीन और हिट गाना है। हर अंताक्षरी में, हर मंच पर ये गाना जरूर गाया जाता है। लता दीदी की आवाज है, फिल्म का नाम है वो कौन थी, मदन मोहन साहब का संगीत है, सुनाओ जी। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले। अब हम हनी भाई से जानना चाहते हैं। फिल्म का नाम फुल एंड फाइनल, इसका जिक्र भी किया था। इसकी रिकॉर्डिंग से जुड़ी हुई कोई खास बात आप बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? कैसे आपको यहाँ मौका मिला और किन लोगों के साथ काम किया? मैं अहमद खान सर के साथ काम ही कर रहा था और मैं एक फिल्म देखने गया था, गुरु। उनका कॉल है कि गाना है, रिकॉर्ड करोगे? मैं बोला निकी और पूछ जी। तो मैं वो फिल्म छोड़ के भागा और मुझे जहाँ तक याद है मैं पूरी रात स्टूडियो में था। हिमेश जी के एक असिस्टेंट है जिन्होंने मुझे 100% हेल्प किया, मतलब वो नहीं होते तो शायद वो गा भी नहीं पाता मैं, पर वो पूरा वक्त मेरे साथ वहीं पे थे। शायद 4-5 बज गए थे जी। कैसे करके वो गाना फाइनली रिकॉर्ड हुआ और फिर तो काफी बड़ा हिट था क्योंकि शाहिद कपूर का डांसर, और डांसर वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस गाना है। जी जी। हाँ, तो बहुत ही मजेदार था। उसमें एक बहुत फेमस लाइन थी जिसका मतलब हम आज भी ढूंढ रहे हैं। हिमेश जी से भी पूछा था कि शकीरावे 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 यासिन नारवी, तो उन्होंने कहा था बस अच्छा सुनाई देता इसलिए। अच्छा गा के सुनाए तो हमें पता चलेगा ज़्यादा। शकीरावे 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 यासिन नारवी, ये दूरिया अब है कहाँ ये फासले, ना दरमिया बदला बदला सा है जमाना, खामोशी आवी है दरमिया। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ।
क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरिजीत सिंह एक ऐसे सिंगर हैं आज के युवाओं के दिलों के धड़कन बने हुए हैं। उन्होंने आपका एक गाना गाया था जिसे आपने कंपोज किया है, तो सिनेना। तो सिनेना, उसके बारे में बताएंगे? तो सिनेना 2013 में आई थिंक, वो अप्रैल में तो एक्सप्लोड हो चुके थे क्योंकि तुम ही वो गाना आ गया था। हाँ। इंडस्ट्री है तो वर्ल्ड वाइड यही रूल होता है ना कि जो हिट हो जाते फिर हम वही सिंगरों को चाहते कि हमारे लिए गाए। तो सौरभ वर्मा जो मेरे डायरेक्टर थे उन्होंने बोला कि वो तो एक्चुअली ज्यादा जिद कर रहे थे कि मैं गाऊं, लेकिन फिर मैंने कहा कि आई वांट कि अरिजीत सिंह यही गाना गाए। तो मुझे आज भी याद है, आए थे वो रात को, आई थिंक कुछ 4-5 घंटे थे, रिकॉर्डिंग चल रही थी जी। और फिर बहुत सारी बातें हुई कि चलो मिलेंगे। फिर उसके बाद खैर हम मिले ही नहीं कभी। आई थिंक अभी मैं इनको एक शो में मिला जी, जो उन्होंने बॉम्बे में किया था, तो 14 साल के बाद कुछ। जी जी। हाँ, तो गाने का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हेल्प हो जाता है। आप जैसे कहते हो ना कि आप एक विजिटिंग कार्ड लेके जाते हो तो उसमें क्या होते हो आप, MD CEO ये हो, तो हमारे लिए यही चीज़ है जो वर्क करता है कि एटलीस्ट, वैसे तो ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते पर कोई लोग है जो एटलीस्ट उस पर ध्यान देते कि हाँ यार कि कोई अननोन आदमी नहीं आया, किसी ने काम किया हुआ है, एक थोड़ा सा रेपोर्टवायर जैसा कुछ तो है बैग में। ये चीज़ उस वजह से बहुत हेल्प करती है जी जी, कि हाँ ये आदमी ने काम किया, इसका गाना हिट हो चुका। आपको तो पता है इंडस्ट्री सुपरस्टिशियस पे कितनी चलती है ना कि यार इसका गाना चल चुका है तो इसको ले सकते हैं, ये भी एक है जी। तो वैसे ही तो से नैना की एक स्टोरी थी, तो हम चाहते हैं हमारे श्रोताओं को भी सुनाइए ये गाना। हाँ जी, जरूर जरूर। तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले। तो से नैना जब से मिले, हाँ सुध बुध खोई, हाँ खोई मैंने, हाँ जान गवाई मैंने, हाँ तुझको बसाया है धड़कन में सावरे। तो से नैना जब से मिले। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुरीला गा रहे हैं। और जी तो यही कर रहा है कि बस आपसे गानों की फरमाइश करती जाऊं और आप गाते रहें, लेकिन हम अपने श्रोताओं को कुछ जानकारियां भी देते रहेंगे। आपने अरिजीत सिंह का गाया हुआ ये गाना सुनाया और बहुत सारे सीनियर कलाकारों को आपने गवाया है, म्यूजिक कंपोज किया है, जिसमें सुनिधि चौहान भी है और बादशाह और भी कई नाम है, जावेद अली। जो मैंने पहली ही फिल्म की थी उसमें जो चारों गाने बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों ने गाए थे, एक थे विशाल दादलानी थे, फिर सलीम मर्चेंट है, सलीम सुलेमान वाले, तीसरे थे कैलाश खेर, फिर चौथे थे लकी अली जी। तो ये चारों ने पाठशाला में गाने गाए। तो इन सीनियर कलाकारों से गवाना कितना मुश्किल होता है, कितना चैलेंजिंग होता है? इजी ये था कि जो अहमद खान सर है बहुत बड़े नाम है इंडस्ट्री में जी, बिल्कुल। आई थिंक बचपन से ही काम कर रहे, तो उनकी रिस्पेक्ट जो इतनी है ना, तो उस चक्कर में बहुत सारे लोग फिर ना नहीं बोले, उनके नाम की वजह से बहुत लोग फिर जुड़ गए। तो अगर वो है साथ में आपके खड़े तो मेरे को लगता है सारी चीजें इजी थी, सारे लोगों ने हाँ बोला। आई थिंक इवन एक होता तो प्रीतम ने भी ट्राई किया था मुझे जहाँ तक याद है, फिर शान जी ने गाया था, बहुत सारे सिंगरों ने वो ट्राई किया था। फिर फाइनली सलीम मर्चेंट की आवाज ही फिट बैठी, एक थोड़ा नया सा आवाज था, तो वो आज भी अपने शोज में वो गाना आई थिंक शो स्टार्ट करते या वो गाते तो है वो गाना जी। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी कि फर्स्ट आपके काम में आपको इतने बड़े बड़े लोग मिल जाए जी। बिल्कुल। यहाँ पर आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनाए श्रोताओं को? अभी नए में तो मुझे वो मेट्रो वाला बहुत अच्छा लगता है गाना, तुम्हारे शहर का मौसम जी जी। तो वो बहुत अच्छा गाना है, बोल भी बड़े प्यारे हैं। तो सुनते हैं यही गाना। तुम आँख मूंद के पी जाओ जिंदगी के सर की, एक घूंट में मुमकिन है बदमजा न लगे, जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो कि आस पास की लहरों को भी पता न लगे। ज़माने
अगर हो तो भूल जाओ हमें, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे ज़माना लगे, ज़माना लगे, ज़माना लगे, तुम्हें भुलाने में मुझे ज़माना लगे, ज़माना लगे, ज़माना लगे, तुम्हें भुलाने में मुझे ज़माना लगे। मेट्रो फिल्म के इस गाने के बाद आश्रिया, हम आपसे जानना चाहते हैं कुछ बातें। आप बताइए, अपने मम्मी पापा के बारे में बताइए कि उनका कितना प्रभाव होता है आपके गाने पर या आपके करियर के इस चुनाव पर। आप पढ़ाई भी कर रही हैं, गाना भी गा रही हैं, तो उनका क्या कहना होता है? मेरे मम्मी और पापा बहुत सपोर्टिव है, उन्हें भी संगीत से बहुत प्यार है। मेरे पापा भी गाते हैं, मेरी मम्मी भी गाती है गुजराती में। क्या नाम है? केतकी पंडित जी। और पापा का? भाविन मेहता जी। तो मैं बचपन से उनके गाने सुनते आई हूँ, जब भी वो गाते थे मैं सुनती थी, तो वो बहुत सपोर्टिव है। स्कूल के साथ भी मैं हमेशा गाने के लिए टाइम निकाल ही देती हूँ, जितना भी बिजी हो, मतलब जितना भी होमवर्क हो, मैं हमेशा म्यूजिक के लिए टाइम निकाल सकती हूँ। कभी डांट नहीं पड़ती? वैसे आप बहुत बड़ी सीधी बच्ची नजर आ रही हैं लेकिन ये जो एज है इसमें बहुत मुश्किल होता है। मम्मी पापा को ज्यादा दिक्कत होती है कि आपको मैनेज करने में, क्योंकि ये जो टीन एज है, किशोरावस्था, इसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं, तो मुश्किल उन्हें भी होती है। तो आप अपने एक्सपीरियंस साझा करो कि कौन सा ऐसा मौका आता है, कौन सी ऐसी आपकी शरारत होती है, कौन सी बात होती है जिसके लिए मम्मी डांटती हैं और आपको लगता है क्यों ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं? मैं रात को बहुत लेट सोती हूँ तो मेरी मम्मी बोलती है कि मुझे जल्दी सोना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह स्कूल होता है और स्कूल में एकदम ध्यान से पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैं रात को मेरी म्यूजिक सुनती हूँ या फिर मैं ड्राइंग करती हूँ। मेरी जो भी हॉबीज हैं मुझे रात में करने के लिए मुझे टाइम मिलता है रात को, क्योंकि स्कूल से आने के बाद मैं फिर पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई को और गाने को आप कैसे एक साथ सामंजस्य कैसे बिठाती हैं? मतलब कि जाहिर सी बात है, ये जो समय है 11th का, पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जी, तो म्यूजिक मुझे मतलब बहुत शांत करता है, मुझे पीस ऑफ माइंड देता है। तो मैं पढ़ाई करते करते गाने सुनती हूँ, तो मुझे वो हेल्प करता है, क्योंकि मैं पढ़ाई एकदम ध्यान से कर सकती हूँ और मैं म्यूजिक भी सुन सकती हूँ साथ साथ में। जी, सुकून मिलता है। हाँ, आपकी इस बात से हमारे बहुत सारे जो श्रोता हैं, जो छात्र हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इंस्पिरेशन मिलेगा कि अगर आपके भीतर जज्बा है तो आप एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर गाना सुनते हैं। Shakira, yes, not a we. Shakira, yes, not a we. Shakira, yes, not a we. You be Shakira, yes, not a we. Yes, Duriya, ab hai kahan? Ye fadle na darmiya. Yes, Duriya, ab hai kahan? Yeah.
गाने के बाद हनीफ जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी पूरी टीम है गानों की, और ये हम अपने श्रोताओं को बता रहे हैं कि आपके साथ 2 लोग और आए हैं, टीम में शामिल हैं, और आपने दिल्ली में कोई खास काम किया था, कोई ऐसा समिट बनाया था, उसके बारे में बताइए। इसका क्या उद्देश्य था और उससे आपको क्या फायदा मिला आपके काम में? सो ये केतकी पंडित जी का ब्रेन चाइल्ड है, यूथ म्यूजिक, और उनके साथ उनके पार्टनर को फाउंडर है राज मेहता। तो इन्होंने एक ऐसा इंक्यूबेटर बना रहे हैं जो हर कॉलेज में जिनको भी म्यूजिक से प्यार है, जिनको भी म्यूजिक करना है, जिनको म्यूजिक फील्ड में जाना है, क्योंकि आजकल तो उसको फील्ड भी बोला जाता है। एक ज़माने में तो हम सिर्फ घर में बर्थडे में गाने गाते थे और अंताक्षरी खेलते थे, पर आज उसको मोनेटाइज हो रहा है बहुत अच्छे से। और आई थिंक आज के ज़माने में सिंगर से बड़े पैसे कोई नहीं कमा रहे हैं, लाइक वो अलग ही लेवल पे जा चुका है। तो ये लोग बहुत वक्त से इसी चीज़ में लगे पड़े, अपना सारा चैन और आराम खोकर यही कर रहे हैं, क्योंकि बहुत इजी नहीं होता आपको ट्रैवल करना 10 जगह पे, हर यूनिवर्सिटी में जाके। तो अभी ये कुछ 2 हफ्ते पहले ही शारदा यूनिवर्सिटी गए थे और NIU एक यूनिवर्सिटी वहाँ गए थे। तो वहाँ पे जिन बच्चों को भी इंटरेस्ट है जी, जिनको भी इसमें करना है, तो अगर वो इंक्यूबेटर का पार्ट बन जाते हैं तो उनके लिए जो चीज़ें, जैसे मैंने आपको कहा कि अब जो चीज़ें मुझे 10 साल लगी शायद उनको 1 साल में ही मिल जाए। जी जी हाँ, जैसे मैं हमेशा अपने आप से क्वेश्चन करता था कि यार ये जो कर रहा हूँ राइट भी है कि नहीं, या तो 10 साल के बाद पता चले अरे मेरे को तो कुछ आता ही नहीं। तो एटलीस्ट आप एक फर्स्ट ईयर में आपको खुद के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या पोटेंशियल है। आप बॉम्बे आ जाओ, कितनी रॉन्ग बात है। हम तो चाहते हैं कि ऐसा वर्ल्ड उसी एरिया में क्रिएट हो, और आजकल इंटरनेट से दुनिया चल रही है जी। तो आज कितने लोग हैं जो आपको जरूरत ही नहीं बॉम्बे आओ ना, आप बॉम्बे आओगे अलग बात है, वो एक समझो एक फाइनल कोर्स आप कर रहे हो, फाइनल में 10 लोगों को मिलना है, वो सब है। पर जो इनिशियल है, जो आपको पता है कि मेरे को यही करना है, वो तो आपको आपके कॉलेज से, तो वो चीज़ें ये केतकी जी कर रही है, ताकि एटलीस्ट आपको पता हो कि मैं राइट फील्ड में जा रही हूँ कि नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि अदरवाइज अगर आप बॉम्बे में आओ, जो कोर्सेज होते हैं म्यूजिक के, वो छप्पर फाड़ के पैसे वाले, ये तो एकदम ही बेसिक है कि आप एक बोलते हो ना, आपके 4-5 दिन के खाने से भी कम वाले खर्चों में वैसी चीज़ है। तो वो एक अच्छी बात है कि आपको वहीं पता चले कि नहीं अभी तो मुझे कुछ और करना चाहिए या यही करना चाहिए, वैसा है। इवेंचुअली अगर आप भी म्यूजिक टीचर के पास जाते हो, वो आपको 2 चीज़ें बोलेगा, लेकिन करना तो आपको ही है। बिल्कुल। तो जो मेहनत है, मैंने तो देखा है गिटारिस्ट लोग 18-18 घंटा बजाते हैं, मैं तो बिलीव भी नहीं कर सकता, पर मैंने खुद देखा हुआ है। तो कुछ चीज़ें हैं जो एटलीस्ट आपको ईजी हो जाएगी कि अपना पोटेंशियल पहचानना बहुत ज़रूरी, ताकि आप आगे जा सको। तो ये वो कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है, जो जनरली कोई नहीं करता ना। म्यूजिक अभी भी वही देखा जाता है कि क्या करेगा, और ऐसी बात भी सच है, 100 में से आप देखोगे 5 ही करियर बनेंगे, पर वो नहीं ट्राई करना भी तो रॉन्ग है। तो वही कर रहे कि देख लो आप आके कि आपको क्या मिलता है जी। हाँ, कि आपने जिस तरह बताया, तो जाहिर सी बात है फिल्मी दुनिया में एंट्री करने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, और आपका भी स्ट्रगल रहा है। आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि जॉब छोड़ा, फिर सिंगिंग किया, फिर तो क्या थी संघर्ष की कहानी, हमारे श्रोताओं को बताइए। किसके पास गए पहली बार? मैंने ये जो गैरी नाम लिया था ना, उसने मेरे को बहुत एक कमाल की बात बताई थी लक के बारे में। तो लक क्या होता है? तो लक होता है पहले तो लोकेशन जी, जो आप बोलते हैं ना कि राइट टाइम पे राइट जगह पर, राइट टाइम राइट प्लेस। सेकंड होता है यू अंडरस्टैंडिंग, तुमको एटलीस्ट जो तुम करना चाह रहे हो वो ऐसा नहीं है कि ना अभी करूंगा जाऊंगा गा दूंगा। थोड़ा नॉलेज लो कि मैं क्या गा सकता हूँ, मेरी आवाज़ कौन से स्केल पे ज़्यादा अच्छी है, मैं कौन से गाने अच्छे गा सकता हूँ। अभी हम सब नुसरत फतेह अली तो नहीं बन सकते ना, क्योंकि वो अलग ही सिंगिंग है, उनकी आवाज़ ही अलग है, और आवाज़ तो ऊपर वाले की देन है। फिर आता है के, जो कि आपको नॉलेज हो कि आपको पता है कि आपको ज़िंदगी इसी में बितानी है, तो उसका नॉलेज लो आपके क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या फॉर्म है म्यूजिक का, वर्ल्ड वाइड क्या है, चार्ट्स पे कौन है। लाइफ इजी हो रही थी जब आप चार्ट्स ही इजीली देख लो ना, तो आपको पूरा वर्ल्ड देखने की जरूरत नहीं है। हर महीने हर हफ्ते शायद वर्ल्ड चार्ट्स आते यूएस, तो वो ज़्यादा ईजी है, जैसे हमारे भी होंगे बॉलीवुड के, तो वो देख लो। पर सबसे इम्पॉर्टेंट है सी, जो होता है कॉन्टैक्ट्स। आप कुछ भी कर लो, अगर आप राइट जगह पे जाके लोगों को नहीं मिल रहे हो, तो फिर तो सारा ही वेस्ट है। मतलब कितने लोग, आपको भी पता ना, आपने देखी इंडस्ट्री कि एक गलत चक्कर में फंस जाते, लूप में लाइफ बर्बाद। और लूप में फंसने वाले 100 में से 95 होते हैं, क्योंकि
ये वर्ल्ड में लूप में फंसाने वाले भी तो बैठे हैं जो देखते हैं ना कि यार मौके का फायदा उठाया जाए। जो कुछ नहीं बन पाते इवेंचुअली वो बहुत सारे तो ऐसे ही बन जाते। तो सही बात है, वो कुछ करने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन स्ट्रगल से हारना नहीं है। आपकी बातों से यही हमें प्रेरणा मिल रही है। और आप श्योर हो जाओ कि यही करना है। बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है ना, जनरली लाइफ की बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि दोस्त लोग जब चढ़ाते हैं आप पागल हो जाते हो, पर रियलाइज करते हो कि यार वो तो दोस्त ही है। जैसे आप कोई भी फिल्म बनाओ, घर वाले तो अच्छा ही बोलेंगे, तारीफ करेंगे। हाँ, और बाहर की दुनिया में जब आप जब समंदर जाते हो तालाब से, तभी चालू हो जाता है संघर्ष। जी, और खुद को प्रूव करना भी बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने राइटिंग भी किया, तो हमारे श्रोताओं को बताइए क्या लिखते हैं। एक तो विज्ञापन लिखते हैं, फिल्मों में डायलॉग्स भी लिखे हैं, तो उसके बारे में जानकारी दीजिए। कैसे आप लेखन में जुड़े? वो तो नो चॉइस की वजह से ही है। मेरे को जब यहाँ वहाँ घूम रहा था स्टूडियो तो कहीं किसी से सुन लिया कि वो किसी को बोल रहा है कि तू लिखेगा, तो मैंने नेक्स्ट डे लिख के ला दिया और उनको अच्छा लगा। तो मैं तो सोचता हूँ कि अगर किसी को सिखाना हो लिखना, अगर किसी को एक्चुअली वर्ड, ये बात मैं हर जगह बोलता हूँ, जावेद साहब की बहुत कमाल की बात है जो उन्होंने बताई थी कि जैसे आप कंप्यूटर लाते हो तो उसमें सॉफ्टवेयर डालोगे ना। अगर समझो 2 TB के आपने हार्ड डिस्क लिए तो भरोगे ताकि आप अपने प्रोजेक्ट्स कर सको। सही। तो अगर लिखना है आपको तो आपको इतना पढ़ना है जिसका कोई हद नहीं होनी चाहिए, राइट। पढ़ने का और बोलते हैं ना जैसे गाना सीखने का कोई अंत ही नहीं है। आप हर बार कुछ नया ही सीखोगे, ये मुझे इतने सालों से क्यों नहीं आ रहा है, और वो आ जाएगा क्योंकि आपको पता नहीं आपने उसके लिए ट्राई किया हर बार। तो वो बोलते हैं कि मैंने इतने लोगों को पढ़ा है, इतने लोगों को पढ़ा है, इतनी रोशनी ली है जी, कि मैं जब लिखने बैठता हूँ ना तो अल्फाज हाथ बांधे खड़े रहते कि मुझे ले लो, मुझे क्या ले लो, बात है, मुझे ले लो प्लीज, मुझे ले लो। तो ये है पढ़ाई का, कि आपके अंदर वो कंटेंट है ना। जैसे इवन रहमान की बहुत अच्छी बात, रहमान सर की, कि टेक्नोलॉजी इज अ मॉन्स्टर। कुछ भी बोलो, मॉन्स्टर है तो आपको तो टेम करना ही है उसको। डरने से थोड़ी काम चलेगा। तो टेम करना उनका क्या मतलब है, जैसे हम लोग ना बहुत आलसी कौम है, मतलब ह्यूमन रेस। हम जब कोई भी ऐप डाउनलोड करते तो आई एग्री पहले कर देते। आप कभी नहीं पढ़ते हो क्या? आपका कोई भी नहीं पढ़ता, आई एम श्योर, है ना। सीधे नीचे जाते फट से ऐप। हाँ ना, हम कभी वॉशिंग मशीन का कोई मैनुअल पढ़ते? बिल्कुल सही बात ना, कोई भी। हाँ, कोई भी जाता। तो रहमान सर बोलते कि अगर उसने कीबोर्ड लाया, उन्होंने उसमें कैटेगरीज होती है ABCDEFGH। तो ए में 400 साउंड्स है, टैंग टैंग टिंग टिंग जो भी है। तो वो सारे सुनते लाकर, क्योंकि जब वो गाना बनाते ना तो सोचते अरे ये वो साउंड बी का 70 वाला अच्छा था, वैसा। तो ये काम आता है। तो जैसे एक छोटी सी बात है ना, आप घर को हर हफ्ते या हर महीने एक बार देखो साफ करके, तो आपको कभी कोई चीज आपकी घूमेगी नहीं, मिल ही जाएगी। बिल्कुल, और रख के भूल जाएंगे तो जाहिर है। अगर आपने 127 आवर्स फिल्म देखी है, या शायद मुझे ही वैसी लगी, वो बहुत कमाल की चीज थी। उसमें फिल्म स्टार्ट होती है जहाँ पे वो बॉटल का एक शॉट है, पानी भर रहा है और ओवरफ्लो हो रहा है। जी जी। तो इसके मायने देखो स्पिरिचुअली क्या है, वाटर ओवरफ्लो हो रहा है। फिर वो उसके ऊपर ही रखा कुछ होता है, ब्लेड जो होता है, जो आप कैंपिंग पे जाते हो ना, तो ब्लेड जो अच्छा वाला होता है वो उसको, मतलब ये शॉट है, ऐसा हाथ खाली दिख रहा है और वो इधर इधर रखा हुआ है, दूर है, तो उसके हाथ में नहीं आता, वो चले जाता है। अब वो फंस जाता है पत्थर में, 5 दिन अटका रहता है वहां पे। तो कितनी सिंपल बात है ना, उसने अपने हिस्से का पानी वहां वेस्ट कर दिया, उसको वहां पानी कम पड़ जाता है। फिर जब डिसाइड करता है कि अभी हाथ काट के, और ये रियल स्टोरी थी, हाथ काट के ही निकालना है, तो देखो उसको पता ही नहीं था कि वहां चीज रखी नहीं रखी। अगर वो मिल जाता तो शायद जल्दी हाथ काट के निकल जाता हो। बिल्कुल। वो तो लकीली किसी ने देख लिया, वो हो गया, नहीं तो मर ही जाता ना, वहीं पर हाथ अटका पड़ा है, वो आदमी अटका। सही बात। तो ये बहुत सारी चीजें, इसलिए वो जावेद साहब की बात कमाल है कि इतना पढ़ो कि आपके लिए इजी हो जा रही है, ये वर्ड वो वर्ड वो वर्ड, और बिना पढ़े कैसा होगा वो, तो आपको पढ़ना ही। हाँ, आप क्या क्या पढ़ते हैं, किन लोगों को पढ़ते हैं, कौन से राइटर्स? मेरे को लगता है गालिब साहब को कोई टच ही नहीं कर सकता, बिकॉज वो बोलते हैं ना कि भले मेरे शेर नेपेंसी रोड वाले पसंद करते, लेकिन मेरी गुफ्तगू तो आवाम से ही है। क्या बात है। जो आइडिया उनका वो है कि बहुत ही कमाल है, बहुत ईजी है, मेरे को लगता है उनका। हाँ, तो वो है। फिर बहुत सारे पढ़े, मीर तकी मीर है, बुल्ले शाह है, अल्लामा इकबाल है। तो ये इन सबों ने लाइफ बहुत अच्छी लिखी है। मतलब वो शायरी, फिक्शन वर्ल्ड एक अलग होता है, दीवानों की शायरी, पर इन्होंने लाइफ बहुत अच्छी लिखी है जी। और इन्हें पढ़ पढ़ के हम सब अपना बचपन बड़ा। अभी मेरे को एक अभी 2 साल से फ़हीम जी पढ़ रहा हूँ, फ़हीम बदायूनी, कमाल है वो तो। मेरे को तो लगता है उनका हर शेर एक गाना है, हर शेर। बिल्कुल।
जो जगजीत साहब का ब्यूटी क्या थी ना, गाते अच्छा थे पर वो जो चूज करते थे शायरी, वो भी तो कमाल है ना। जी। तो ये फहीम जी, जॉन एलिया, सारे शेर ऐसा लगता है एक गाना है जो टेक्निकली, सॉरी फॉर द वर्ड, पर वो वही चाहिए होता है ना इंडस्ट्री में, खोखला ही नहीं चाहिए होती, बाकी तो चलता रहता है, अंतरा किसी को पता ही नहीं होता है। हाँ जी। तो ये शेरो शायरी का जिक्र आपने किया है तो हमारे जहन में बात आ रही कि हम सभी अपने बचपन में शेरो शायरी से लिखने की शुरुआत करते हैं, पढ़ने की शुरुआत, कविताएं याद करते हैं। तो आपने भी की होगी, जाहिर सी बात है। तो क्या आपने भी शायरी की ओर कदम बढ़ाया था, कुछ कविताएं शेरो शायरी की? मैं हमेशा इंटरेस्टिंग वे में कोई बात लगती है कि पूरी दुनिया में ना म्यूजिक इतने करोड़ों सालों में ना वो सात सुरी है, वही राग है, वही है। लिरिक्स ही एक ऐसी चीज है जो चेंज होती रहती है, आपके थॉट्स ही चेंज होते हैं। अगर आप देखो एक लव के इस पे आज तक कितने अरबों गाने बने होंगे, थॉट्स ही चेंज होते ना। और थॉट्स तो एक जमाने में मुझे लगता था साल में चेंज हो रहा है, आज तो हर मिनट चेंज होते हैं। बिल्कुल। लाइक इतना फास्ट है, इतना इन्फॉर्मेशन है वर्ल्ड में। जैसे मैंने आश्रय से भी एक बार बात की थी कि लिरिक्स के बारे में कितना सिंपल होता है कि आपको बांद्रा जाना है, अब बांद्रा आपने लिख लिया कि गाने का लाइन है कि मैं तेरा ही हूँ, तेरा रहूंगा। हाँ, अब वो कैसे उस तक जाना है वो आपको लिखना है कि ऑटो लूंगी, वो लूंगी, जो भी है। और मेरे को लगता है सबसे इजीएस्ट तुकबंदी जो बात बोलते हो, इजीएस्ट होता है कि अगर आपको लिखना है कि मैं वहां जा रहा हूं, तो जा रहा हूं जैसे आप अगर आज तो गूगल पे डाल दोगे तो आपको पूरी लाइन आ जाएगी, ये खा रहा हूं, आ रहा हूं। बिल्कुल। मतलब आज जो टेक्नोलॉजी मुझे तो हमेशा लगता है यूज करनी चाहिए, और वो आपकी लाइफ इजी कर देता है कि आप जो बोलना चाह रहे हो आपको एटलीस्ट आपको शेर मिलते रहते हैं। फिर आज के जमाने में तो इजी जी। कुछ आसानियां भी हुई हैं, कुछ मुश्किलें भी। हमें लगता है कि चैट जीपीटी ने आपको दिया तो बहुत कुछ है, लेकिन खुद की थिंकिंग का लॉस कहीं न कहीं होता है। चैट जीपीटी तो अभी तक अवॉइड ही कर रहा है। आई थिंक मैं जब तक काम करूंगा अवॉइड ही करूंगा, फिर वो मजा नहीं आएगा ना। वो तो बहुत ईजी है। बिल्कुल तैयार। वो सोल नहीं है। अभी मुझे लोग गाने भेजते कह रहे थे कि ये बना है, सोल नहीं है ना वो। आप मतलब दिल बना लिया आपने, पर धड़कन तो फिर जी वो तो बिल्कुल। हनीफ जी, यहाँ पर एक गाना सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को। कौन सा गाना सुनवाएं? दिल क्या करे, किशोर जी का। जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, जूली फिल्म का गाना है, सुनते हैं ये गाना। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्में हो, ना कुछ तेरे बस में जूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। हो रोक नहीं सकती नजरों को दुनिया भर की रस्में, ना कुछ तेरे बस में जूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से
किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। हरीफ जी, गाने के बाद हम आते हैं आपके विज्ञापन की दुनिया पर। कहाँ से शुरुआत हुई? विज्ञापन लिखे भी और तैयार भी किए, जबकि विज्ञापन लिखना बड़ा मुश्किल होता है कि आपको समय सीमा दी जाती है कि 30 सेकंड में लिखो, 1 मिनट में लिखो, तैयार करो। इसका अनुभव आज तो इतने विज्ञापन में देखता हूँ कितनी चीजें तो डरावनी होती, जो पीछे लिखा रहता है हम कभी नहीं पढ़ते, तो कहीं तो झूठी बेचते हैं हम जी। तो ये वही है ना, जब मिकी वायरस के बाद कुछ कर ही नहीं रहा था, मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का, क्योंकि ये वो कहते हैं ना कि कुछ चीजें जो आपको ऊपर से जब आती है यूनिवर्स से, तो आपकी कहीं तो बॉडी को छील देती हो। जी जी। और आपको बहुत ही ऐसा, क्योंकि मैं लिखता हूँ, गाता हूँ, बनाता हूँ, तो बहुत सारा टाइम भी इसमें चले रहता है जी। तो उसके बाद ऐसे ही घूम रहा था, दोस्त ने बोला चल एक जगह लेके चलता हूँ, तो मुझे रेड आइस ले गया। वहाँ पे गैरी गरेवाल जी थे, उनसे मिला, उनसे काफ़ी दिन मिला। फिर उन्होंने पूछा कि ऐड है करेगा क्या? मैं बोला हाँ करूँगा जी। तो वो ऐड थी एडिडास की, जो उनके भाई रॉबी गरेवाल ने लिखी थी, जो सचिन के 40th बर्थडे को उनको विश कर रहे थे वो। तो वही ऐड को कांस का ब्रॉन्ज मिला था जी। तो आपको भी पता है जब ये कुछ हो जाता है तो आपका 2nd, 3rd, 5th बहुत इजी हो जाता है। कि जनरली क्या होता है, उनको भी मेरे लिए पिच करना होता था, वो भी मेरे लिए पिच करते थे कि नया लड़का आया है, देखो इन्होंने ये काम किया है, तो वो बहुत ज़रूरी था कि कुछ अच्छा होना। तो उसके बाद तो कुछ अंत ही नहीं था जी। क्योंकि वही महीने के शायद 4-5 आर्ट्स तो रेड आइस ही प्रोड्यूस करते रहता, तो मेरे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया क्योंकि उनके साथ ही मैंने इतने कर लिए तो बहुत इजी होता है। फिर गैरी ने मुझे मार मार के भगाया कि बोला अभी यहाँ ही मत कर, सब जगह मिलता है। मार मार के हाँ, वो क्योंकि मैं उनको झूठ बोलता था कि मैंने उस आदमी को कॉल किया, वो उठा नहीं रहा है। अच्छा। तो फिर वो खुद कॉल करते थे। तो ये इतनी कमाल की बात है कि मैं उनके पास काम कर रहा हूँ फिर भी मेरे को बोल रहे कि दूसरों के पास भी जा। तो मुझे आज भी याद है, फिर वो खुद ही कॉल करते थे, अरे झूठ बोल रहा है तू। तो फिर जबरदस्ती फिर मैं वहाँ से, मतलब मैं थोड़ा कंफर्ट जोन में था, वहाँ पे आराम से बैठता था, जितना करता था खुश था। फिर बहुत जगह बहुत लोग खुल गए वहाँ से, फिर बहुत लोग मिले जी। फिर स्टूडियो खोला मैंने खुद का 2017 में। अच्छा। तो उसके बाद से तो इतने सारा काम हो गया कि एडवांटेज ये था कि बहुत सारे डायरेक्टर के साथ काम करने मिलता है एड वर्ल्ड में। और एक है कि आपको पता है कि अगर तकलीफ भी है, कोई परेशान भी कर रहा है, तो 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं करता क्योंकि उनकी डिलीवरीज डेट टेक्निकली येस्टरडे ही होती है। तो मतलब ऐसा होता है, तो जितना जल्दी हो जाए करके चले जाता है वो। और अगर आप मेरे को पूछो मॉनेटरी वाइज, बहुत कमाल है कंपेयर टू फिल्म म्यूजिक जी। फिल्म म्यूजिक में अभी लेटली किसी को मिला, वो आज भी 20 साल पहले के प्राइस पे ही है जी जी। तो ये चीज़ें है। और फिल्म का ये भी चक्कर है ना कि आपको हर आदमी वही बताता है कि मैं तेरे को ब्रेक दे रहा हूँ, भले आप फिर 50 फिल्म कर लो जी। वो जिनसे भी आप मिलते हो, लोगों से आप म्यूजिक सुनाते हो, वो ऐसा बताते हैं कि ब्रेक 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 है। कुछ शोज भी किए हैं आपने, विदेशों में भी कुछ शोज किए हैं, क्या उसमें आश्रिया भी थी? और या आपने आश्रिया का तो अभी बेबी स्टेप चालू है। हाँ। जी जी। उनका गाना आप सुनो, बहुत ही खूबसूरत है। मतलब वो जिससे बात करी और गाना सुनो, 2 जमीन आसमान का फर्क है जी जी। वो कहते हैं ना आर्ट और आर्टिस्ट वाला वर्ल्ड है। तो अपने स्टेज शोज के अनुभव साझा कीजिए। स्टेज शोज तो बहुत ही उस बॉडी रश होता है ना, आप 4 दिन ट्रैवल करते हो 2 घंटे परफॉर्म करने, तो बहुत ही पागलपन होता है। पर हाँ, उससे ज़्यादा कमाल नहीं होता ना, क्योंकि आप उन लोगों से मिलते हो जिन्होंने आपके गाने 1000 बार सुने हैं। जब आप उनको देखते हो कमेंट्स पर तो आप पागल हो जाते हो, पर उनको पता ही नहीं होता कि आप कौन हो, सीधे दर्शकों से। हाँ, तो वो एक बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट आप बात कर सकते हो। उनको पता तो चलता है कि कौन है पीछे, जो इतनी आपकी तारीफ करते गानों की। पर हाँ, इंडस्ट्री का रूल भी है ना कि हम सिंगर हो और एक्टर हो, कोई मेन हमेशा, बाकी पीछे आपको कोई पता ही नहीं होता कि क्या है, क्यों है जी जी। ये आपने संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती के लिए भी काम किया। अब एक नई फिल्म का म्यूजिक चालू है, ये अहमद खान प्रोड्यूसर है फिल्म के, जी की फिल्म है। फिल्म का नाम है बाप, विवेक डायरेक्टर है। और इसमें संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ और सनी देओल है। तो ये बहुत ही ऐसा, बोल तो नहीं सकते कि 90s के सारे हीरो, पर हाँ मतलब जिन्होंने उनको साथ में देखना है, बहुत ही कमाल की फिल्म है। और बहुत ही मॉडर्न एज फिल्म है, एक्शन है, इमोशंस वाली है। तो इनको साथ में देखना एक बहुत बड़ी कमाल की बात। तो आपका अपना अनुभव कैसा है? तो मैं तो अभी स्कोर अभी चालू किया मैंने, इनफैक्ट अभी जस्ट शुरू भी नहीं किया है कि इस महीने में ख़त्म करना है मुझे। तो वही है, तो मुझे तो मज़ा आ रहा है क्योंकि
ये हमारे सारे ग्रोइंग ईयर्स के हीरोज हैं, तो साथ में देख के उनको थोड़ा मजा ही आएगा। जी हनीफ जी, अपने परिवार के बारे में बताइए। मम्मी पापा का क्या योगदान है आपके करियर में? वो मना करते हैं फिल्मी दुनिया में जाने से या फिर आपको प्रोवोक तो करते हैं? मैं जिस फैमिली से आता हूँ वो टिपिकल मिडिल क्लास होती, जहाँ पे हर नानी और माँ को लगता है कि पढ़ाई ही सबसे इजी वे आउट है, इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, मतलब उनको लगता है कि हमने जो नहीं किया एटलीस्ट 10वीं तो कर ले, कि आइडिया हमेशा वही होता है कि गवर्नमेंट जॉब तो मिल जाएगा, प्यून तो बन जाए। तो मैं तो 91 में मेरा फर्स्ट जॉब था। जी जी। एक फास्ट फूड चेन आया था, जो सोचो 91 में ₹1,00,000 का बिजनेस डेली करता था, तो कितना बड़ा चेन होगा। तो मेरे को तो तभी लगता था कि बहुत अच्छा वेटर बनूंगा, अच्छे होटल में लग जाऊं, 2,500-3 हज़ार पगार मिले, मेरी लाइफ सेट है। जी जी। फिर वो बहुत सारे जो क्रिश्चियंस थे उधर काम करने वाले, वो उनके मेन एम था कि शिप पे जाऊंगा, शिप पे जो जॉब मिले। तो खैर मैं तो सी रॉक जा रहा था इंटरव्यू के लिए और ब्लास्ट हुआ, तो मैं ब्रांड्रा से ही वापस चला गया था। तो मेरा चलो साइन है। तो उसके बाद बहुत सारे ऑड जॉब्स किए। तो वहाँ मैं रियलाइज करता था कि यार ये जो भी ब्रांड्स है बड़े बड़े क्लोथिंग के, मैक्सिमम में मैनेजर ही बन सकता हूँ, उसके आगे क्या। तो मैंने फिर जो मेरा फाइनल जॉब था वहाँ पे भी मैनेजर बना मैं, जो मेरा इतना अच्छा होता था काम। तो फिर बोला म्यूजिक करूँगा। पर खैर फिर भी लकी हूँ कि अच्छे लोग मिले, तो अच्छे लोग मिलते तो अच्छी अच्छी चीज़ें होती गई। तो अब चलते चलते कौन सा गाना सुनाए आपकी पसंद का, और आप गाकर सुनाए तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। वाह क्या बात है। मेरा साया फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, राजा मेहदी अली खां के बोल, मदन मोहन का संगीत। बड़ा ही प्यारा गाना चुना। तो बड़ी प्यारी मूवी भी है जी। तो सुनते हैं यही गाना। अब आश्रिया, आप कुछ कहिए हमारे श्रोताओं से, खास तौर से अपने एज ग्रुप के बच्चों से कुछ कहिए, और एक कोई गाना सुनाइए आप। तो मेरा एक नया गाना आया है बाहर, नाम किस इन द रेन है। मूवी हम देखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमें भी ऐसे एक लव स्टोरी चाहिए, हम बड़े होके ऐसा हमें भी एक्सपीरियंस करना है। तो मैंने उसी ख्यालों में, उसी फैंटेसी में ये गाना गाया है, किस इन द रेन करके। सुनाइए वो। Kiss in the rain, tell me my love, are you feeling the same? Kiss in the rain, kiss in the rain, darling don't leave me, I'm stuck to this pain. हनीफ जी और आश्रिया, आप दोनों कोई You start, I'll join. जी सुनाए। ऐ खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता, हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं,
जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आगाज बड़ा ही खूबसूरत हुआ और शुक्रिया। ये अंजाम भी बेहद खूबसूरत। तो प्रोग्राम वैसे कभी खत्म नहीं होता, बातचीत रह जाती है बहुत सारी, तो बहुत सारी बातचीत रह गई है जो हम फिर कभी आपको आमंत्रित करेंगे और वहां पर पूरी करेंगे। यहाँ पर आश्रिया के लिए हम बहुत सारी शुभकामनाएं कर रहे हैं कि वो धन्यवाद। जो उनकी ख्वाहिश है कि वकील बने और एक बड़ी सिंगर बने, ये आपकी ख्वाहिश पूरी हो। और हनीफ जी, आपके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। बस एक लाइन गाना चाहूंगा जाने के पहले। जी। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रातों में वो यादें छोड़ जाता है। क्या यही बात है। जिंदगी की लाइन है एक्चुअली। और सचमुच आपकी बातचीत की यादें यहीं पर रह जाएंगी और जब बहुत ब्रॉडकास्ट शुक्रिया होगा आप तो बुलाने के लिए। बहुत ही प्यारी जगह पे आपने बुलाया। क्या बात है। जो हम कभी ध्यान ही नहीं देते अपनी जिंदगी की भागदौड़ में, लेकिन यहाँ के वक्त ठहरने वाली बात है। इतनी चीजें आपने दिखाई, मतलब जो बोलते ना, एक म्यूजिशियन के लिए तो ख्वाब होना चाहिए कि यार ये क्या है। जी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हनीफ जी, आश्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप ढेर सारी शुभकामनाएं। विविध भारती के स्टूडियो में आए आप और इतनी दिलचस्प Thank बातें you. साझा की। बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। थैंक यू सो धन्यवाद। मच। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। गायिका आश्रिया और संगीतकार हनीफ शेख से ममता सिंह की बातचीत अभी आपने सुनी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।